हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौहान एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री की सीरीज में आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूं जो कि जुड़ा है स्टोन एज से। आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, द प्रोसेस ऑफ चेंज। तो स्टोन एज में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है, आज हम उस बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सेशन से मैं इस चीज पर जोर डाल रहा हूं कि आप वो प्रोसेस ऑफ चेंज को, इतिहास को पढ़ने की जड़ बनाएं अपनी, राइट। सो दैट मीन्स आपको प्रोसेस ऑफ चेंज समझना है। आज हम स्टोन एज में समझने की कोशिश करेंगे कि पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में क्या चेंज आया, मेसोलिथिक से नियोलिथिक में क्या चेंज आया, और उन चेंजेस के माध्यम से हम समझेंगे स्टोन एज को आज पूरा का पूरा। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एक थॉरो तरीके से, स्टडी आईक्यू उनके लिए लेकर आया है एक लर्निंग एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो यूपीएससी सीएससी से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट्स मैटर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए उनको वहां पर लगभग 1300 से ऊपर जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं। डेली के करंट अफेयर, डेली के क्विजेज, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एंड मैनी मोर। यूपीएससी सीएससी से जुड़ा हुआ सारा पैकेज उस एक एप्लीकेशन में अवेलेबल है। बहुत ऑप्टिमम जो है वो आपको रेट्स भी मिल जाएंगे, आजकल तो डिस्काउंट भी चल रहा है। दैट मीन्स आप जाइए और एक्सप्लॉइट कीजिए उन डिस्काउंट्स को और शेप कीजिए अपने फ्यूचर को स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन की हेल्प से। हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट। आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन स्टोन एज। जैसे कि सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं कि स्टोन एज समझने से पहले हम समझेंगे ऑरिजिन ऑफ मैन को। इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टोन एज में हम समझेंगे कि इंसान कैसे गुजरा उन बदलावों से। सबसे पहले हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, राइट। सबसे पहला यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि 5.6 MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर अगो से 2 मिलियन ईयर अगो तक धरती पर रोम किया उसने, जिसका ब्रेन साइज था 400 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर्स। और इसको लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड या प्रोटो ह्यूमन कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज द अंतिम आद मानव था, राइट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलो शब्द का मतलब होता है दक्षिण और पिथेकस शब्द का मतलब होता है प्राइमेट या एप या वानर, अगर आप मोटे तौर पे बोले। दक्षिण में रहने वाला वानर, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज अफ्रीका में हुई थी इसीलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखा गया। और ये इंसानों से जस्ट पहले की कड़ी है। इससे पहले और ग्रेट एप्स थे, उससे पहले प्राइमेट्स थे और फिर उससे पहले मंकीज थे, राइट। इंसानों से जस्ट पहले की कड़ी है जिसको आदि मानव कहा जाता है, वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, राइट। अफ्रीकानस बीइंग इट्स स्पीशीज, और बहुत सारी स्पीशीज थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। द जीनस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नाउ उसके बाद होमो हेबिलिस डेवलप हुआ 2 से 1.5 मिलियन ईयर अगो। प्लाइस्टोसीन की जब शुरुआत हुई, जब आइस एज शुरू हुआ, दैट मीन्स मौसम में बदलाव आया। आइस एज शुरू होने के कारण जंगल, जो घने जंगल हैं उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो घट गया। इस वजह से मैदानी क्षेत्र जो है वो बढ़ गया, और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं उनको रिलेटिव सेफ्टी जंगलों की छोड़कर मैदानों में आना पड़ा। और जब वो मैदानों में आए तो धीरे धीरे उनको टूल मेकिंग की कला जो है वो डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि जंगलों में उनको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, मैदानों में रिसोर्सेज कम हो गए क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर घट गया, जंगल श्रिंक हो गए, ग्रास लैंड जो है वो इंक्रीज हो गया। हेंस होमो हिबिलिस हमें देखने को मिलता है, जिसे हम पहला टूल मेकर या द टूल मेकर कहते हैं, जिसका ब्रेन साइज 500 से 700 सीसी रहा। और प्लाइस्टोसीन मैन भी होमो हिबिलिस को ही कहा जाता है, और इसने टूल्स बनाना शुरू किया, पत्थर से टूल्स बनाना शुरू किया। अब यहां पर कई जगह पर यह आर्गुमेंट आती है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी तो पत्थर से टूल बनाना जानता था। नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थर का इस्तेमाल करना जानता था एज टूल। दैट मीन्स अगर किसी बड़े फल को तोड़कर उसमें से बीज निकालना है तो पत्थर को वो उठा के पटक देगा, लेकिन उस पत्थर को तोड़ना और उस पत्थर को तीखा करना और फिर तीखा करके उसका इस्तेमाल करना, दैट मीन्स एक प्रोसेस से गुजारना उस पत्थर को, वो होमो हेबिलिस ने शुरू किया। हेंस द नेम इज गिवन एज द टूल मेकर। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। एज द नेम सजेस्ट,
मैदानों की संख्या बढ़ गई, मैदान बढ़ गए, सो दैट मीन्स अब बाइपेडलिज्म डेवलप होने लगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर भी बाइपेडलिज्म था, लेकिन वो ज्यादा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो ज्यादा एप लाइक था, और होमो, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जीनस का नाम है होमो, दैट मीन्स ये मानव है। और कौन सा मानव है? टूल मेकिंग, हिबिलिस, यानी जो हाथों का इस्तेमाल करके टूल बना ले रहा है, राइट। तो उसी तरह होमो इरेक्टस 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर अगो, और ये अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मनुष्य थे, पहला मानव था, और जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के डायरेक्शन में मूव किया। अपराइट मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला मानव है जिसने सीधा चलना शुरू किया। सो होमो इरेक्टस, आप नाम याद रखेंगे, होमो इरेक्टस वाज द अपराइट मैन। लेकिन उसके अलावा होमो इरेक्टस के नाम पर दो और कीर्तियां जुड़ी हैं, जो कि है डिस्कवरी ऑफ फायर और हैंड एक्स, हस्त कुठार यानी हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी, और फायर की डिस्कवरी जो है वो होमो इरेक्टस ने करी। सो हाथ से पकड़ने वाली कुठार क्या है? दैट मीन्स आप पत्थर लेंगे, उसके एक साइड को आप तीखा कर देंगे, दूसरी साइड आप हाथ से पकड़ सकते हैं, और फिर आप उसको किसी भी चीज में मारेंगे, सो इट विल एक्ट एज एन एक्स। अभी तक इसमें डंडी नहीं जुड़ी है, राइट, दैट मीन्स एक लकड़ी का हैंडल नहीं जुड़ा है, इट वॉज स्टिल हैंड एक्स। तो हैंड एक्स जो है वो डेवलप किया है किसने? आप देख रहे हैं होमो इरेक्टस ने, जिसका ब्रेन साइज 800 से 1200 सीसी रहा। इसने ट्रेवल किया लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रेवल करके ये यूरोप पहुंचा, जहां पर हमें यूरोप में पहला एविडेंस देखने को मिल रहा है होमो हाइडलबर्जेंसिस का, जो कि हाइडलबर्ग नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहां पर हमें एविडेंस मिला है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉसिल फ्रॉम यूरोप, होमो हाइडलबर्जेंसिस। उसके बाद होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथल मैन या आर्काइक होमोसेपियंस भी कहा गया है इसको, कि होमोसेपियंस से जस्ट पहले का जो मानव था वो था होमो निएंडरथैलेंसिस, या आप इस तरह बोलें कि होमोसेपियंस से जस्ट क्लोजेस्ट कौन है, या इस तरह बोला जाए कि होमोसेपियंस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आया, क्योंकि आप इनकी टाइमलाइंस देखिए ओवरलैप हो रही हैं, राइट। आप देखेंगे होमोसेपियंस, उसके बाद जो आया है द वाइज मैन, जिसका ब्रेन साइज 1200 से 1800 सीसी था, उसकी जो टाइमलाइन है और जो होमो निएंडरथैलेंसिस की जो टाइमलाइन है वो ओवरलैप हो रही है। दैट मीन्स इनका आमना सामना हुआ, और होमोसेपियंस ने या तो अपने अंदर मिक्स कर लिया होमो निएंडरथैलेंसिस को, या उनको एग्जीक्यूट करके खत्म कर दिया, यानी नेचुरल सिलेक्शन, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के माध्यम से, डार्विन की थ्योरी, उसके माध्यम से होमो निएंडरथैल खत्म हो गए, राइट, और जगह ले ली उनकी होमोसेपियंस। और फिर फाइनली हमें जो मॉडर्न मैन है वो देखने को मिलता है, होमोसेपियंस में से डेवलप होता है होमोसेपियन सेपियन, जिसका ब्रेन साइज 1200 से 2000 है, जो कि आज का प्रेजेंट डे मानुष है जो हम हैं, राइट। सो दैट मीन्स हमें क्या समझना है, अगर हम टाइम जो जियोलॉजिकल टाइमलाइन है उसके हिसाब से देखें अगर आप, तो प्लाइस्टोसीन से होलोसीन में आप चेंज होता हुआ देखेंगे। प्लाइस्टोसीन में हमें होमो हैबिलिस पहली बार दिखा, और होलोसीन से हम गुजर रहे हैं, अभी हम होलोसीन में हैं, राइट, जो कि लगभग 9000 10,000 बीसी के आसपास होलोसीन शुरू हुआ है, उससे अभी जो होमोसेपियन है वो गुजर रहा है। तो यहां पर अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे तो चेंज क्या है, प्लाइस्टोसीन से होलोसीन। और जो स्पीशीज जो डेवलप हुई है इंसान की, उसमें चेंज देख रहे हैं आप, होमो हैबिलिस से इरेक्टस जो है वो सीधा चलना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय जंगल थे, और यहां पर प्लाइस्टोसीन शुरू हो जाने की वजह से, आइस एज आ जाने की वजह से मैदान की संख्या बढ़ गई, और यहां पर बदलाव क्या हुआ, जंगल छोड़कर मैदान में आ गए। हैबिलिस से इरेक्टस में बदलाव क्या हुआ, सीधा चलना शुरू कर दिया, ठीक है। इरेक्टस से सेपियंस में बदलाव क्या हुआ, अब सेपियंस ने जो है वो कॉम्प्लेक्स हथियार बनाने शुरू कर दिए, आगे हम समझेंगे क्या है वो। सबसे पहले तो हमने ये एस्टेब्लिश किया कि इंसान कैसे डेवलप हुआ और कौन कौन सी मुख्य स्पीशीज। अब इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्पीशीज और हैं, राइट। हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस के लिए जितना रिक्वायर्ड है हम केवल उतने ही कवर करेंगे। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, या मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट का एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है एज अ डिसिप्लिन, राइट, एज अ ऑप्शनल वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर रहा है, तो उनको स्टडी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इतिहास पढ़ने वाले बच्चों के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है। आगे आते हैं, ऑरिजिन ऑफ मैन के बाद नेक्स्ट पेलियोलिथिक एज को समझना शुरू करते हैं आप। अब वो तो था इंसानों में किस तरह बदलाव आया, राइट। अब हम देखते हैं कि हमने समय को किस तरह बांटा हुआ है। इंसानों को समझने के लिए ही ना, हमने इंसानों के इतिहास को समझने के लिए जो समय जो गुजरा है इतिहास में, उसको कुछ टुकड़ों में बांटा गया है, और हमने किस बेसिस पे वो टुकड़े बांटे हैं
उनको आज हमें समझना है। और जब बदलाव हो गया और हमने कैसे जो है वो अगला ये एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सली कि अगला फेज यहां से शुरू हो गया है अब इतिहास का, दैट मींस एक अलग टर्म देने की जरूरत पड़ गई है। दैट मींस वो बदलाव क्या है, उस बदलाव को समझना है हमें। हर केस में इतिहास को हमें बदलाव की सेंस में देखना है कि चेंज कैसे हो रहा है, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर वाले सेशन में कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, दिस इज ऑल प्री हिस्टोरिक, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हम पेलियो, मिजो और नियो जो पढ़ेंगे वो प्री हिस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि इस इतिहास का हमारे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस पे हम डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे इस इतिहास को, राइट। सो पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो ऑरिजिन ऑफ मैन से लेकर, क्योंकि हम आदमी का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इंसान का पढ़ रहे हैं तो हम ऑरिजिन ऑफ मैन से लेंगे। सो पेलियोलिथिक पीरियड ऑरिजिन ऑफ मैन से लेकर कंटिन्यू टिल 9000 बीसी, और इसको 3 फेजेस में बांटा गया है। किसके बेसिस पे, यहां पर आ गया ना कि हमने टाइमलाइन को किस बेसिस पे बांटा है, राइट। तो हमने 3 बेसिस पे बांटा है, 3 बेसिस में बांटा है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। और जो बेसिस क्या है वो नेचर ऑफ स्टोन टूल, इंसान के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो पत्थर हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कि पत्थर कितने कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये कॉमन सेंस है, आप मान सकते हैं कि जो शुरुआती मानुष है उसको कम कॉम्प्लेक्स पत्थर इस्तेमाल करने आते होंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी होगी, राइट। इस थ्योरी को बैक करने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है कि जब आप जमीन की खुदाई करते हैं और जब आप 2, 3, 4, 5 मीटर तक नीचे जाते हैं तब आप पाते हैं कि जो सबसे नीचे है वो ऑब्वियसली सबसे पुराना होगा। यहां पर भी कॉमन सेंस आ गई कि जो सबसे नीचे होगा उस जमीन में वो ऑब्वियसली सबसे पुराना एविडेंस होगा। इसीलिए जो सबसे नीचे पाया गया वो सबसे पुराना है, इसलिए उसको लोअर पेलियोलिथिक कहा गया, राइट। सो दैट मीन्स जो सबसे पहले गुजरा उसको लोअर पेलियोलिथिक, खुदाई में जो उससे ऊपर मिला उसको कहा गया मिडिल पेलियोलिथिक, खुदाई में जो उससे भी ऊपर मिला उसको कहा गया अपर पेलियोलिथिक, उसके ऊपर जो मिला उसको कहा गया मीजोलिथिक, उसके ऊपर जो मिला उसको कहा गया नियोलिथिक, और जो सरफेस पे मिला वो हमारा चाल्कोलिथिक है। नियोलिथिक वाला भी हमें सरफेस पे मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें या इतिहासकारों को या आर्कियोलॉजिस्ट को या पुरातत्विक विज्ञानी जो हैं उन्हें सरफेस पे लोअर पेलियोलिथिक या मिडिल पेलियोलिथिक के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन ये समझाने का तरीका है और बांटने के लिए जो उनको नाउन देनी है वो इस हिसाब से बांटा उन्होंने कि अगर खुदाई की जाए तो सबसे नीचे है वो लोअर पेलियोलिथिक मिलता है, दैट मीन्स जो समय सबसे पहले गुजरा होगा। इसलिए लोअर पेलियोलिथिक आपका 3 मिलियन बीसी यानी 30 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक का पीरियड हमने क्या रखा है, लोअर पेलियोलिथिक। अब 3 लाख बीसी इसलिए रखा है क्योंकि, और अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि होमो हिबिलिस जो है वो लगभग 2 से 2.5 बीसी के आसपास आया है। उससे पहले तक कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सो दैट मींस ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी जो शुरुआती पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उसी को ही हमने यहां पर जोड़ दिया है और उसी को कंसिडर करते हुए लोअर पेलियोलिथिक पीरियड हमने माना है लगभग 3 मिलियन बीसी साल पहले। उससे 50,000 बीसी तक लोअर पेलियोलिथिक चला, मिडिल पेलियोलिथिक चला 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, और अपर पेलियोलिथिक चला है आपका 40,000 बीसी से 10,000 बीसी, राइट। सो पेलियोलिथिक में ही ध्यान दीजिएगा, हमें पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक 3 अलग अलग पढ़ने हैं आज, जिसमें से केवल पेलियोलिथिक के ये 3 डिविजन हैं, ठीक है। पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक में जो बदलाव है और मीजोलिथिक और नियोलिथिक में जो बदलाव है मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूं, फिर हम डिटेल में समझेंगे ही। पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक में चेंज क्यों आया, क्योंकि वहां पर प्लाइस्टोसीन खत्म होने लग गया, दैट मींस आइस एज खत्म होने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लग गया। तो जो मीजोलिथिक पीरियड है वो एक ट्रांजिशनल फेज की तरह समझेंगे हम पेलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का। मेसोलिथिक को हम एक ट्रांजिशनल फेज की तरह समझेंगे कि जब मौसम गर्म होने लगा और जब मौसम गर्म हो गया, राइट, उसके बीच का जो पीरियड है उसको हमने मेसोलिथिक माना है, जिसमें हम ये समझेंगे कि जो मौसम पहले ठंडा था, मौसम ठंडा था इसलिए ग्रास मैदान बने, घास के मैदान, और इसीलिए जंगलों को छोड़कर इंसानों को कहां आना पड़ा या आदि मानव को कहां आना पड़ा, मैदानों में, और धीरे धीरे मानुष की उत्पत्ति हुई उससे। हमने ये समझा। अब धीरे धीरे ठंड से गर्मी होने लगी है, सो दैट मीन्स अब मैदानों से धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में मूव कर सकता है वापस, क्योंकि बर्फ पिघलने लगी, पर्वतीय क्षेत्र पे अब मूव कर सकता है। और
वो पर्वतीय क्षेत्र पर जब मूव किया इंसान, उसकी वजह से वो किस तरह के नए एनकाउंटर्स, कैसी नई सेटलमेंट्स, कैसे नए पत्थर उसको टूल बनाने के लिए मिले, वो हम समझेंगे मेसोलिथिक में। और फिर नियोलिथिक में, मेसोलिथिक से नियोलिथिक में क्या बदलाव है कि मौसम गर्म हो जाने की वजह से नई स्पीशीज उभर के आई, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स की, राइट। छोटी और बड़ी स्पीशीज भी बनी। जब तक घास के मैदान थे तब तक जानवर बड़े थे, अब जानवर धीरे धीरे छोटे होने लगे, क्योंकि घास के मैदान श्रिंक होकर जंगल बनने लगे, और जंगल में छोटा जानवर कामयाब होता है, राइट। अगर बहुत घना जंगल होगा पेड़ पौधों वाला, वहां पर छोटा जानवर कामयाब होता है, और घास के मैदानों में आपको बड़े डील डॉल वाले जानवर देखने को मिलते हैं, राइट। नॉट एज बिग एज राइनोज और एलिफेंट्स, लेकिन जो गैंडे हैं, गैंडों से छोटे जानवर हैं, लाइक जो विल्ड बीस्ट हैं, या उसके अलावा बोअर्स जो हैं, हिरण वगैरह जो हैं, वो तो उनका साइज थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ। खैर मैं आपको मेसोलिथिक में समझाऊंगा कैसे। लेकिन मेसोलिथिक में ट्रांजिशन क्या समझना है हमें, कि अभी तक पेलियोलिथिक में क्या कर रहा है इंसान, केवल हंटिंग और गैदरिंग, शिकार कर रहा है और संग्रहण कर रहा है, आखेटक और संग्रहक है। मेसोलिथिक में क्या है, आखेटन और संग्रहण तो कर ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको पेड़ पौधों को कल्टीवेशन करना भी आ गया, धीरे धीरे उसको जानवर को डोमेस्टिकेट करना भी आ गया। लेकिन नियोलिथिक में क्या है, अब वो फुल फ्लेज्ड क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर करने लग गया है, अब वो जानवरों को डोमेस्टिकेट करना पूरी तरीके से सीख चुका है। तो ये जो ट्रांजिशन है कि अभी वो कृषि सीख रहा है, अभी कल्टीवेशन सीख रहा है, डोमेस्टिकेशन सीख रहा है जानवरों का, और डोमेस्टिकेशन करना सीख गया और उसको एज अ सेटल्ड लाइफ उसने एस्टेब्लिश कर लिया, दैट इज आवर नियोलिथिक पीरियड। सो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में क्या बदलाव देखा हमने, पेलियोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग, मेसोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग से मूव कर रहा है अब सेटल्ड लाइफ की तरफ, और नियोलिथिक में सेटल लाइफ पे एंटर कर गया, राइट। सो ये बदलाव है। अब पेलियोलिथिक में जो 3 बदलाव हैं, केवल पेलियोलिथिक को कंसीडर करें, उसमें जो 3 बदलाव हैं वो हैं लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। और अब हम देखते हैं कि पेलियोलिथिक को हमने किन 3 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहला लोअर पेलियोलिथिक देखते हैं, जो कि आपका 3 मिलियन से 50,000 बीसी का है, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, बड़े पत्थर के औजार, क्योंकि शुरुआती औजार है तो ये बड़े पत्थर के औजार हैं, अभी महीन बारीक काम करना नहीं आया इंसान को। सो जो बड़े पत्थर के औजार हैं, दैट मींस हष्ट कुठार, यानी कि एक्स, क्लीवर्स और चॉपर्स। क्लीवर्स और चॉपर्स कहने का मतलब जो हड्डियों को तोड़ने और हड्डी से खाल उतारने का जो काम करते हैं, क्योंकि अभी हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, अभी कृषि का नहीं पता। और गैदरिंग में क्या कर रहा है, गैदरिंग कहने का मतलब जो भी पेड़ पौधे से उसको फल फ्रूट मिल जा रहा है, अभी वो समझ रहा है कि कौन सा फल खाने लायक है, कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन सी जड़ खाने लायक है, राइट। अभी इंसान नोट कर रहा है कि किसको खाने से कौन सा पौधा जहरीला है, किसको खाने से जो है वो मेरा साथी मर गया। सो जो दूसरा इंसान है वो नोट कर रहा है उस चीज को। इसी हिसाब से हमें धीरे धीरे जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों के पीरियड में हमें पता चला है कि कौन से पौधे को खाना है, कौन से पौधे को नहीं खाना है, किस जानवर को खाना है, किस जानवर को नहीं खाना है, कौन सा कीड़ा मकोड़ा जो है वो एडिबल है, कौन सा जहरीला है। ये सारी चीजें हमें जो हमारे पूर्वज हैं उनको एक्सपेरिमेंट से पता चला है। और जो एक्सपेरिमेंट करता हुआ मर गया उसको नहीं पता चला, वो तो बेचारा मर गया कोई जहरीला पौधा खाकर या कोई जहरीले जानवर को खाकर। उसके साथ जो थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट कर लिया उस चीज को कि हमारे साथी ने इस पौधे को खाया, ये मर गया है, और वो नॉलेज जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है, उसी के हिसाब से जो है वो इंसान ने धीरे धीरे कृषि को डेवलप किया। आगे मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन यहां पर लोअर पेलियोलिथिक में बड़े पत्थर के बड़े टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अभी वो छोटे टूल्स नहीं बनाना सीखा। स्टोन टूल्स जो हैं वो किस काम के लिए यूज हो रहे हैं, चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग, यानी काटने, खोदने और खाल उतारने का काम आ रहे हैं। साइट्स कहां कहां पर दिख रही है आपको भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो अर्ली ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन और सोहन इन पंजाब, जो कि पाकिस्तान की सोन वैली या सोहन वैली पाकिस्तान की। उसके अलावा कश्मीर में काफी सारी साइट्स मिली है, थार डेजर्ट के आसपास हमें साइट्स मिली है लोअर पेलियोलिथिक, राइट। उसके अलावा बेलन वैली ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की, उसके अलावा नर्मदा वैली में, और केव्स में भीम भेटका के। तो भीम भेटका के जो केव्स हैं वो पेलियोलिथिक समय से ही इस्तेमाल कर रहा है इंसान, क्यों नहीं करेगा, बहुत
सही तरीका है। सो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, मैं मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा इन सब साइट्स को, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी साइट्स जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्र की नहीं है, वो पहाड़ी तराई क्षेत्र की है। और दूसरी चीज, ये सारी साइट्स मैदानों की भी नहीं है, यानी गंगा के मैदान। लेकिन पिछला सेशन अगर आपने देखा है मेरा, तो मैंने आपको समझाया था कि गंगा का मैदान आज है, तब थे घने जंगल, और पत्थर के जो औजार इस्तेमाल कर रहा है इंसान, वो उस घने जंगल को नहीं काट सकता। दैट मीन्स ना ही वो गंगा के डेंस फॉरेस्ट, जो इस समय गंगा का एलुवियल प्लेन है, ना ही वो वहां एंटर कर सकता, ना ही वो पहाड़ी क्षेत्र में जा सकता, क्योंकि वहां बर्फ है बहुत ज्यादा और ठंड है, वहां पर भी उसको सस्टेन करने में दिक्कत होगी। तो वो ऐसी जगह पर जाकर रह रहा है जो कि तराई का क्षेत्र हो, जहां पर पानी अवेलेबल हो जाए, उसे पेरिनियल हो, रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह मिल जाएं, अन्य जानवर भी रहते हो, और सीजनल ऐसी घास भी लगती हो जिसमें बीज लगते हो, उस बीज को वो कलेक्ट कर सके। उन्हीं सीजनल घास जो लगती हैं और उन्हीं बीजों को जो कलेक्ट करता है इंसान, उस पैटर्न को जब इंसान समझ गया कि ये बड़ी संख्या में घास लगने लगी जब मौसम ठंडे से गर्म हुआ, यानी जब पेलेलिथिक से मीजोलिथिक में चेंज आया, जब मौसम ठंडे से गर्म हुआ, वो घास जो है वो बड़ी संख्या में लगने लगी, उन बीजों को इंसान कलेक्ट करने लगा। और जब पैटर्न इंसान को समझ आ गया कि मैं क्यों इसको कलेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको इकट्ठा करके उगा क्यों नहीं देता, राइट, तो वहां पर कृषि का इन्वेंशन कर लिया इंसान ने। आगे समझाऊंगा मैं कैसे, लेकिन सबसे पहले यहां पर मिडल पेलेलिथिक को समझते हैं। मिडल पेलेलिथिक हमारा 50,000 बीसी से 40,000 बीसी चला, और मिडल पेलेलिथिक जो है वो लोअर पैलेलिथिक से किस तरह अलग है, क्योंकि मिडल पैलेलिथिक में अब फ्लेक्स के बनने लगे औजार, राइट। अब ये फ्लेक्स क्या है, ठीक है, तो अगर आप किसी एक पत्थर को लें और उस पत्थर को अगर आप तोड़ें या दूसरे पत्थर से उससे औजार बनाने की कोशिश करें, तो जो आपके हाथ में रह जाएगा ना बड़ा पीस, उसको कहेंगे आप कोर। और जो तोड़ने से जो छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, है ना, मारने से जो छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, उनको कहेंगे आप फ्लेक्स। तो जो छोटे टुकड़े होंगे ना, उनमें धार होगी, और उन धारों को अगर और शार्प किया जाए तो फ्लेक टूल्स बन जाते हैं उससे, राइट। सो दैट मीन्स लोअर पैलेलिथिक से मिडल पैलेलिथिक का जो आदमी है या जो इंसान है, वो ये समझ गया कि अगर मैं कोर के अलावा जो फ्लेक्स मैं तोड़ के फेंक देता हूं, पहले जो मैं इसका फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अगर मैं इनको यूज करने लगूं तो छोटे और पैने और बेटर क्वालिटी के मुझे हथियार मिल जाएंगे। हेंस यहां पर फ्लेक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा था इंसान, तो यहां पर फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, राइट। और इन फ्लेक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंसिपल टूल्स जो है वो ब्लेड, पेंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ये जो फ्लेक्स है ना, इन्हीं से ही खाल उतारने वाले, लकड़ी को काटने वाले, राइट, मांस को चीरने वाले, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग कर रहा है ना, तो उनको ऐसे पत्थर या ऐसे औजार चाहिए जो मांस के साथ अच्छे से डील कर सके। तो जो बड़े पत्थर हैं वो मांस को एक बड़ी संख्या में काटते हैं। लेकिन अब इंसान को धीरे धीरे कपड़ा बनाना, कपड़ा ओढ़ना आ रहा है। वैसे तो पेलेलिथिक इंसान ही जानवर की छाल पहनना सीख गया था, लेकिन अब सोफिस्टिकेशन बढ़ रहा है, थोड़ा सीलना वगैरह सीख रहा है इंसान, राइट। अभी पूरी तरीके से नहीं सीखा है सीलना वगैरह, मैं आपको बताऊंगा कपड़े सीलना जो है वो कब सीखेगा इंसान, लेकिन छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख गया, हेंस फ्लेक टूल्स आ गया। तो लोअर पैलेलिथिक से मिडिल पैलेलिथिक में चेंज क्या है, वहां पर कोर टूल्स हैं, इधर फ्लेक टूल्स हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, द आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस फेज आर आल्सो फाउंड एट सेवरल प्लेसेस ऑन रिवर नर्मदा एंड आल्सो एट सेवरल प्लेसेस साउथ ऑफ तुंगभद्रा। तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको आगे पूरी एक डिटेल लिस्ट बताऊंगा कि कहां कहां पर हमें पेलेलिथिक साइट्स मिली हैं। अपर पेलेलिथिक की बात करते हैं। अपर पेलेलिथिक का फेज 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला। यहां पर धीरे धीरे क्लाइमेट गर्म होने लगा है, राइट। मैंने आपको बोला ना कि गर्म हुआ है, यानी कि आइस एज खत्म हुई और अब धीरे धीरे जो है वो वार्मर क्लाइमेट बनने लगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 या 2,000 साल में हो गया, उसको लगा है कम से कम 50-60 हजार साल। सब्सटेंशियल डिफरेंस हमें मीजोलिथिक में दिखने लगा और पूरी तरह चेंज नियोलिथिक में हो गया। या अगर आप इसको उल्टा पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि जब चेंज होने लगा, उस पीरियड में हमने स्टडी किया, जब चेंज होने लगा और जब चेंज दिखने लगा, हमने उस पीरियड को कह दिया मेसोलिथिक, और जब पूरी तरह चेंज हो गया, हमने उस पीरियड को कह दिया नियोलिथिक, राइट। क्यों? क्योंकि मौसम के बदलाव के हिसाब से इंसान ने रिएक्ट किया, और इंसान ने रिएक्ट किस पे किया? टूल मेकिंग के प्रोसीजर पे। हेंस हमने टूल मेकिंग के लिए भी जो है वो पीरियड अलग अलग बांट दिए कि किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का टूल जो है वो इस्तेमाल किया है इंसान ने, राइट। सो
सेकेंड फेज है आपका 40 सॉरी नॉट अपर पेलेलिथिक फेज है आपका 40,000 बीसी से 10,000 बीसी का। यहां पर कंपैरेटिवली गर्म होता गया। दिस फेज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ फ्लिंट इंडस्ट्री। अब मेसोलिथिक मिडल पेलेलिथिक से लोअर पेलेलिथिक अलग, मिडल पेलेलिथिक से अपर पेलेलिथिक अलग कैसे है कि अपर पेलेलिथिक में इंसान ने फ्लिंट का यानी चकमक पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया। चकमक पत्थर आपने देखा होगा, अवेलेबल होता है, सिल्वर से कलर का पत्थर होता है जिसको आप रगड़े तो चिंगारी निकलती है, लेकिन चकमक को अगर आप एक दूसरे से काटे तो बहुत शार्प एजेस भी बन जाती है चकमक पत्थर में। सो दैट मीन्स फ्लिंट का इस्तेमाल करना जब इंसान ने शुरू किया, राइट, बड़े लेवल पर, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन जब बड़े लेवल पर करना शुरू कर दिया इंसान ने, फ्लिंट इंडस्ट्रीज हमें बड़े लेवल पर देखने लगी, तो हमने उसको कहा अपर पेलेलिथिक फेज। प्लस दूसरी चीज, जब होमोसेपियंस जो है वो बड़ी संख्या में आए, खासकर होमोसेपियन सेपियन, केवल होमोसेपियन नहीं, होमोसेपियन सेपियन इज द प्रेजेंट डे मॉडर्न मैन। होमोसेपियन सेपियन जो है वो अभी प्रेजेंट डे मॉडर्न मैन है, उससे पहले सेपियन अलग है, राइट। सो यहां पर होमोसेपियन सेपियंस आ गए, प्लस फ्लिंट टूल्स इस्तेमाल होने लगे। दैट इज द चेंज, मिडिल पेलेलिथिक से अपर पेलेलिथिक का चेंज ये है। उसके अलावा ब्लेड्स एंड बुरिन्स हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। अब यहां पर एक नई तरीके का टूल बन गया ब्यूरिन। ब्यूरिन जो टूल होता है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप किसी पेचकस को देखते हैं ना, तो पेचकस का जो फ्लैट सरफेस होता है जिससे वो स्क्रू को मूव कर सकता है, उस तरह का अगर कोई टूल होता है तो उसको ब्यूरिन कहा जाता है, राइट। तो यानी कि अगर कोई ब्लेड है, अगर कोई मतलब उस समय का इंसान, पेलेलिथिक मैन या मेसोलिथिक या मिडिल पेलेलिथिक मैन, अगर कोई पत्थर से टूल बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो ब्लेड के फॉर्म में बनाएगा, राइट, वो कुछ इस तरह के फॉर्म में बनाएगा। लेकिन अगर वो एक पेचकस के फॉर्म में बनाने लगे, दैट मीन्स अब वो पेचकस, अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पास स्क्रू आ गए हैं तो वो स्क्रू ड्राइवर का क्या करेगा बना के, लेकिन उसके अपने खुद के यूज थे। सो दैट मीन्स यहां पर हमें एक नए तरीके का टूल यानी कि ब्यूरिन देखने को मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे का टूल जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी एक प्रिमिटिव फॉर्म है। और कहां कहां पर देखने को मिला हमें? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके अलावा सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार, इन सारे प्लेसेस में हमें ये टूल्स देखने को मिले। नेक्स्ट, केव्स और रॉक शेल्टर अभी भी हैं, जो पहले भी थी वो अभी तक हैं, केव और रॉक शेल्टर्स भीमबेटका के। अब हम देखते हैं कुछ पेलेलिथिक साइट्स को, नाम से हम नोट कर लेते हैं। और ये पेलेलिथिक साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिंगसुगूर कर्नाटका में पहली पेलेलिथिक साइट है दक्षिण भारत की जो मिली है, लिंगसुगूर कर्नाटका में। उसके बाद मध्य प्रदेश की भीमबेटका जो है वो हम सब जानते हैं, बहुत फेमस साइट है। मध्य प्रदेश की आदमगढ़ साइट जो है वो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, उसमें पेंटिंग्स वगैरह भी मिली है हमें। और डोमेस्टिकेशन के अर्लियर एविडेंस, डोमेस्टिकेशन किसका? बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, हमें आजमगढ़ से मिले। नॉट द अर्लीस्ट के बारे में आगे मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआती एविडेंसेस में से एक। उसके अलावा अतिरम पक्कम तमिलनाडु, लोअर मिडल से अपर पेलेलिथिक। आप यहां पर बदलाव देखेंगे, अब ऐसा नहीं है कि जहां पर केवल अपर पेलेलिथिक था वहां पर मिडल पेलेलिथिक नहीं हो सकता, राइट। अगर शुरुआती इंसान ने कहीं रहने के बारे में सोचा, दैट मीन्स उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मेट हो रही होगी। उसको वहां पर पानी अवेलेबल होगा, उसको वहां पर बहुत सारे जानवर खाने के लिए अवेलेबल होंगे। कैसे जानवर? उसको जो ऐसे जानवर हैं जो कि शाकाहारी हैं, जिनका शिकार करना आसान है, प्लस उसको ऐसी लोकेशन अवेलेबल हो जाए जो कि 3 डायरेक्शन से ढकी हो, सामने वो आग लगा ले ताकि वो रात के समय चैन से सो भी सके। सो इस तरह की अगर साइट कहीं इंसान को मिलती है, जैसी भीमबेटका की केव्स हैं, इस तरह की साइट क्या बनती है? एक केव जिसके आसपास झरने और या जिसके आसपास नदियां या जंगल हो, प्लस छोटे छोटे पॉन्ड्स हो, तो ये आइडियल पोजीशन बन गई। बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो ऐसे पेड़ पौधों की होंगी जो कि एडिबल मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फ्रूट्स, स्टेम्स और रूट्स, राइट। जैसे कि भीमबेटका का एरिया है, भीमबेटका के आसपास का जंगल इसी तरह की सिचुएशन प्रोवाइड करता है। उसी तरह की सेम रिसोर्सेज जो हैं वो तमिलनाडु का अतिरम पक्कम, जिसमें लोअर मिडल और अपर पेलेलिथिक तीनों कल्चर देखने को मिले। अजमेर राजस्थान में लोअर मिडल और अपर तीनों पेलेलिथिक कल्चर। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान अजमेर, गुडिया केव तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुडिया केव तमिलनाडु, तीनों पेलेलिथिक टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान का डिडवाना,
राजस्थान का डिडवाना जो है वो लोअर टू मिडल पेलेलिथिक है, यहाँ पे लोअर टू मिडल पेलेलिथिक है, अपर पेलेलिथिक यहाँ पर नहीं मिला। हिरान वैली गुजरात लोअर टू मिडल। लूनी वैली राजस्थान, लूनी नदी जो कि कभी कभी उसमें पानी होता है, बहुत रेयर। लूनी वैली, लेकिन पहले जो है वो रहता होगा। लूनी वैली राजस्थान में लोअर टू मिडल। अब आप देख रहे हैं लोअर टू मिडल है, अपर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सारे एरिया में अपर के समय क्या हुआ, मौसम हो गया गर्म, और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर सेटलमेंट्स मूव कर गई। सो जहां पर आपको तीनों मिल रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर क्लाइमेट चेंज का असर नहीं हुआ। लेकिन जब मिडल के बाद क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से डिडवान, हिरान वैली, लूनी वैली, डारी डुंगारी उड़ीसा, यहां पर जो है वो आपको चेंज आता हुआ साफ नजर आ रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से सेटलमेंट्स उठ गई यहां से। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार मुंगेर में पायसरा जो है वो लोअर पेलेलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट है। महाराष्ट्र नासिक में लोअर पेलेलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट है। केरला पलघट लोअर पेलेलिथिक इंपॉर्टेंट साइट। कर्नाटका में हुंसगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है लोअर पेलेलिथिक की, जिसमें फैक्ट्री भी है, यानी कि पत्थर बनाए भी जाते थे, पत्थर के टूल्स, प्लस यहां पर हैबिटेशन साइट यानी परमानेंट रेजिडेंस भी है। तो यहां पर गुफा वाला या नेचुरल ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि इंसान लंबे समय तक रह सका यहां पे। तो इंसान ने जहां पर लंबे समय तक रहने की सोची ना, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, जो पेलेलिथिक है, पेलेलिथिक से मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक, चेंज क्या है, इंसान हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, इंसान सॉर्ट ऑफ हंटिंग गैदरिंग कर रहा है और शुरुआती फेज में है डोमेस्टिकेशन के, और नियोलिथिक में इंसान ने डोमेस्टिकेशन कर दिया बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स इसका मतलब यह भी नहीं है कि इंसान जो है वो जहां पर हंटिंग गैदरिंग कर रहा था वहां से उसने मूव कर दिया। कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां पर आपको पेलियो, मिजो और नियो तीनों के एविडेंस मिल रहे हैं, लाइक भीमबेटका, क्योंकि वो केव है, वहां पर रह के इंसान हंटिंग गैदरिंग भी कर सकता है, वहां पर रह के इंसान खेती बाड़ी भी कर सकता है और शाम को आके केव में सो भी सकता है। उसी तरह की कुछ साइट है हुंसगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की कल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मिडिल पेलेलिथिक साइट की। कल्पी क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कल्पी पहली ऐसी साइट है गंगा दोआब क्षेत्र की, गंगा के एलुवियल प्लेन्स की, जहां पर इंसान की रेजिडेंस या इंसान की मौजूदगी के एविडेंस मिले। उससे पहले जो एलुवियल लैंड है गंगा का, वहां पर नहीं मिले इससे पहले। तो सबसे पहला हमें कल्पी में मिला है। उसके अलावा महाराष्ट्र का नेवासा मिडिल पेलेलिथिक एंड फैक्ट्री साइट। उसके अलावा पटने, 40 गांव महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश की कुर्नूल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। रेणीगुंटा चित्तूर आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। चोपानी मांडो बेलन वैली उत्तर प्रदेश की। बेलन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलन वैली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज की एक्सटेंशन है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। तो विंध्या रेंज जैसी जो है वो जो रिलेटिव कंसिस्टेंसी है किस चीज की, कि इंसान वहां पर रहते हैं और धीरे धीरे वहां पर कृषि डेवलप हुई। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो बेलन वैली है, यहीं पर ही भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला हमें कृषि का एविडेंस मिलेगा। बेलन वैली के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर ही। आगे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं। अब ये जो साइट्स मैंने सारी बोली, आप वीडियो को पॉज करके हर एक साइट को इसमें ढूंढिएगा मैप में, और एक रफ मैप जो है वो अपनी नोटबुक में बनाकर नोट कर लीजिएगा इन सारे प्लेसेस को, क्योंकि मैप्स के द्वारा जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगी। प्लस मैप्स जो है वो एग्जामिनेशन में पूछ भी लिए जाते हैं मेंस में। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल दे रहे हैं तो मैप्स आपके लिए तो नेसेसरी है, क्योंकि पहला सवाल मैप पे ही होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं डिडवान बिहार में, पायसरा और महाराष्ट्र में नेवासा, उसके अलावा आपको इमाम गांव, और ये सारी साइट्स। पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बुढ़ा पुष्कर। उसके अलावा भीमबेटका, आदमगढ़, ये सारी साइट आप पॉज करके एक बार जो हमने पूरी साइट्स लिखी है ना, वो सारी आपको इस मैप में मिल जाएंगी। ये तो है जो भारत का मेनलैंड है। उसके अलावा नेक्स्ट कंटिन्यूएट में दक्षिण भारत। अब आप दक्षिण भारत देख पा रहे हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे नीचे आपको गुड़िया, राइट, जो ईस्ट कोस्ट है उसमें ध्यान से देखिए, आपको गुड़िया दिख जाएगा। उसके अलावा रेनीगुंटा दिख जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा तुंगभद्रा नदी के किनारे में आपको हुंसकी नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो साइट्स हमने पढ़ी वो यहां पर मैप के माध्यम से आपको अवेलेबल है। समझिएगा इन मैप्स को, पॉज करके जो है वो इन सारी साइट्स को नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ेंगे हम मेसोलिथिक एज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि मेसोलिथिक क्या है, ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, पेलियोलिथिक से नियोलिथिक का ट्रांजिशन है, हंटिंग गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग का ट्रांजिशन है। समझ रहे हैं ट्रांजिशन क्या है, हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। और जो ट्रांजिशनल फेज है वो क्या है, मेसोलिथिक। हंटिंग गैदरिंग कहां हो रही है, पेलियोलिथिक में। फूड प्रोड्यूसिंग कहां हो रही है, नियोलिथिक में। इसका मतलब ये नहीं है कि हंटिंग गैदरिंग नियोलिथिक में नहीं हो रही, आज भी हंटिंग गैदरिंग करता है इंसान। हिमालय के क्षेत्र में लोग आज भी जंगलों में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं, दैट इज गैदरिंग, राइट। उसके अलावा हंटिंग भी की जाती है, लोग शौकिया जो है वो शिकार करते हैं, भले ही फंस जाते हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी शिकार जरूर किया जाता है, राइट। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेसोलिथिक एज में मैंने आपको सबसे पहला ही पॉइंट बताया कि इंटरमीडिएट स्टेज है स्टोन एज कल्चर फ्रॉम 9000 बीसी से 4000 बीसी, राइट। ये 9000 बीसी से 4000 बीसी डेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है इतिहास का। क्यों, क्योंकि खासकर प्री हिस्ट्री का, क्योंकि हर एक जगह पर अलग तरीके से गुजरा है। हमारा पैरामीटर क्या है डेट करने का, कि जहां पर बदलाव आया है किस बेसिस पे, क्योंकि हम टूल मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो टूल मेकिंग में क्या चेंज आया, हमने समझा पेलियोलिथिक के तीनों फेजेस में टूल मेकिंग में क्या चेंज आया, और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि मौसम की बदलाव की वजह से, ट्रांजिशन आने की वजह से टूल मेकिंग में क्या चेंज आया है। समझ रहे हैं, इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा। टूल मेकिंग में क्या चेंज आया, एक साइड से मौसम बदल रहा है और दूसरी साइड से इंसान का व्यवहार बदल रहा है टूल मेकिंग को लेकर, प्लस तीसरी साइड से इंसान हंटिंग गैदरिंग से धीरे धीरे अब फूड प्रोड्यूसिंग की तरफ मूव कर रहा है। इन तीनों चीजों को आपको लेकर चलना है, राइट। सो मेसोलिथिक एज में इंटरमीडिएट है 9000 बीसी से 4000 बीसी। क्लाइमेट चेंज हुआ लगभग 9000 बीसी के आसपास, एंड ऑफ आइस एज आप कह सकते हैं उसे। कई जगहों पर 11700 भी लिखा है, लेकिन मोटे तौर पे 9000 बीसी आप मान सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मौसम रिलेटिवली गर्म हुआ। तो पहले जहां पर इंसान नहीं मूव कर पा रहा था, यानी पहाड़ी तराई क्षेत्र में जहां पर इंसान मूव नहीं कर पा रहा था, यानी हिमाचल या हिमालय की जो शिवालिक रेंज है उसमें, हिंदू कुश की जो तराई क्षेत्र है उसमें, नेपाल की जो तराई क्षेत्र है, अब ऐसे तराई क्षेत्र में जहां पर पहले बहुत ठंड या बर्फ हुआ करती थी, अब इंसान रिलेटिवली वहां पर मूव कर सकता है। और अगर इंसान ऐसे तराई के क्षेत्र में जाएगा, सो दैट मीन्स वहां पर ढलान बढ़ गई तो पानी का बहाव बढ़ गया, पानी का बहाव बढ़ गया तो पानी ने कटाव ज्यादा किया, जो तो पत्थर बने, जो पेबल्स बने वो छोटे साइज के बने, और उन छोटे साइज के पेबल्स को तोड़कर जब इंसान ने औजार बनाने शुरू किए, जब स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए, तो वो छोटे छोटे रिलेटिवली शेप में स्टोन टूल्स बने, और जिनको जो है वो हमने क्या संज्ञा दी है, माइक्रोलिथ्स। क्योंकि लिथ शब्द का मतलब या लिथोस शब्द का मतलब होता है पत्थर, एंड माइक्रो का मतलब छोटा, तो छोटे पत्थर के औजार माइक्रोलिथिक टूल्स। तो जो मेसोलिथिक एज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइक्रोलिथिक टूल। तो जहां जहां पर इंसान ने माइक्रोलिथिक टूल बनाना शुरू कर दिया, हमने मान लिया वहां पर पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में चेंज आ गया, और उसका ब्रैकेट हमने 9000 से 4000 बीसी रखा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन समझ गए आप। पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में चेंज क्या है, जहां पर माइक्रोलिथिक इस्तेमाल करना शुरू किया इंसान ने। क्यों किया, वट, वाई एंड हाउ, तीनों का जवाब ढूंढ रहे हैं ना हम। क्यों किया, क्योंकि मौसम चेंज हो जाने की वजह से अब इंसान ऐसी जगह पर मूव कर सकता था जहां पर उसके पास छोटे पत्थर अवेलेबल हैं, और उन छोटे पत्थरों से वो छोटे शार्प टूल्स बना सकता है। प्लस दूसरी चीज ये है कि इंसान थोड़ा इंटेलिजेंट भी हो गया, और उसे छोटे शार्प टूल्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, राइट। महीन काम करने की इंटेलिजेंस जो है वो इंसान के दिमाग में डेवलप हो गई है उसको। ये दोनों तरीके से हुआ, छोटे पत्थर मिल जाने से भी, प्लस इंटेलिजेंस डेवलप हो जाने से भी। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइक्रोलिथ। मेसोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, ये तो हम जानते हैं। एट लेटर स्टेज दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब यहां पर मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन की स्टार्ट हुई। डोमेस्टिकेशन किसका हुआ, घोड़ों का हुआ, जो रिलेटिवली शांत जानवर है, लाइक भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, इनका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। शेरों को एकदम इमीडिएट डोमेस्टिकेट नहीं किया इंसान ने, लोगों ने शौकिया अभी भी शेर पाल रखे होते हैं, लेकिन शेरों का डोमेस्टिकेशन या भालुओं का डोमेस्टिकेशन जो है वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो रिलेटिवली शांत जानवर है, ऊंट है, इनको इंसानों ने थ्रू आउट वर्ल्ड, ऐसा नहीं केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, थ्रू आउट वर्ल्ड इंसानों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और वही डोमेस्टिकेशन हमें कहां दिखता है, मेसोलिथिक पीरियड से शुरू हुआ। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन हमें मेसोलिथिक पीरियड में दिखा,
किसका? एनिमल्स का। लेकिन जो प्रॉपर डोमेस्टिकेशन है, अब यहां पर आप देखेंगे एनिमल कीपिंग और एनिमल प्रोड्यूसिंग में या एनिमल ब्रीडिंग में डिफरेंस। मेसोलिथिक में क्या हो रहा है? मोस्टली एनिमल कीपिंग हो रही है। मान लीजिए कोई शांत जानवर मिला उसे, वो इंसान, और अभी इंसान का पेट भरा है, सो दैट मीन्स अभी तो उसको मार कर खाएगा नहीं वो, और उस धीरे धीरे वो अब फूड गैदरिंग भी अच्छा कुशल हो चुका है फूड गैदरिंग में। तो उसने क्या किया कि उस भेड़ या बकरी को उसने रखा कुछ टाइम, 8-10 दिन, 15-20 दिन, महीने, 2 महीने उसने बड़ा होने दिया, और जब बड़ा हो गया तो उसने काट दिया और खा लिया। ये फूड कीपिंग हुआ, ये ब्रीडिंग नहीं हुआ। ब्रीडिंग जब शुरू हुई है नियोलिथिक पीरियड में, कि वो जानवरों को ब्रीड कर रहा है आपस में फॉर द सोल पर्पस, की संख्या उनकी बढ़े, उसके पास कैटल की संख्या, और फिर बाद में उसको वो काट के मीट के तौर पे इस्तेमाल कर सके, राइट। सो दैट्स फूड ब्रीडिंग। तो ध्यान दीजिएगा, दो ये कुछ एक जगहों पर ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, राइट, 2 शब्द ये। सो यहां पर आप देखेंगे मेसोलिथिक साइट जो है वो कहां कहां मिली हमें? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, और रिवर कृष्णा के आसपास भी आगे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कहां कहां मिली हैं। उसके अलावा आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागोर इन राजस्थान में हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अराउंड 5000 BC। ठीक है, लेकिन यह क्लेम चैलेंज किया जाता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की एक साइट है उसके द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, बेलन वैली की चौपानी मांडो एक साइट है जो मैंने आपको पेलेलिथिक में बताई थी। चौपानी मांडो जो साइट है वो चैलेंज करती है इस क्लेम को, क्योंकि चौपानी मांडो में से हमें जो बकरी के जबड़े मिले हैं, बकरी की जो हड्डियां मिली हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि वो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन है। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरी जो है वो नेचुरली जानवर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, राइट, यानी थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में रहता है वो। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नहीं तो हिमालयन क्षेत्र में भी रहता होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो ठंडे इलाके का जानवर है। ऑब्वियसली उसके पास वूल होता है ऊपर, तो वो ठंडे इलाके का जानवर हमें जाकर वो बेलन वैली में मिल रहा है। दैट मीन्स डोमेस्टिकेट किया गया उसे, फूड कीपिंग नहीं हुई, एनिमल कीपिंग नहीं हुई, एनिमल ब्रीडिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? इतनी दूर लेकर आया है वो, और इतनी दूर लेकर आया होगा तो कुछ महीने तो उसको बीते ही होंगे, और ब्रीड करा होगा इंसान ने, तो एनिमल, नॉट इंसान बट जानवर ने ब्रीड किया होगा, तो एनिमल ब्रीडिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के माध्यम से आया होगा, लेकिन जिस भी तरीके से आया हो, हमने कंसीडर किया है चौपानी मांडो वाली साइट पे जो है वो सबसे पहला एविडेंस मिला है। लेकिन फिर भी एक कॉमन एनालॉजी अभी तक बनी हुई है कि आदमगढ़ और मध्य प्रदेश है, यहां आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, यहां पर सबसे पहली एनिमल जो है वो डोमेस्टिकेशन हुई है। उसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट जो है वो 7000 से 6000 BC के आसपास। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसी बेलन वैली के एरिया, आप कहें या आप कह सकते हैं कि जो इलाहाबाद है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले प्लांट कल्टीवेशन हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में। अब यहां पर बहुत बच्चे क्लेम करेंगे कि नहीं मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है वो पुराना डेटा है, एनसीईआरटी में लिखा है डेफिनेटली, लेकिन वो पुराना डेटा है। एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है वो आपका एविडेंस मिले हैं बार्ले और वीट की खेती के। लेकिन उससे पहले चावल जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, भारत में उगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप अगर आप कंसीडर करें तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंटली इट इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। लेकिन भारत में जो है वो सबसे पहले खेती हुई है किसकी? चावल की। ठीक है, जो कि चौपानी, अब यहां पर नेक्स्ट आप देखेंगे चौपानी मांडो में भी हुई है। रॉक पेंटिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम पेलेलिथिक और मेसोलिथिक एजेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट, भीमबेटका अभी तक चल रहा है, रॉक पेंटिंग हो रही है यहाँ पे। अब मेसोलिथिक साइट्स देखिए, चौपानी मांडो की पेलेलिथिक एंड मेसोलिथिक साइट, जिसमें वाइल्ड राइस और एनिमल बोन्स हमें मिली है, हैंडमेड पॉटरी मिली है। तो यहाँ पर पॉटरी और एनिमल हस्बेंडिंग के सबसे पहले एविडेंस के तौर पे अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चौपानी मांडो में सबसे पहले पॉटरी हमें मिली है, चौपानी मांडो में सबसे पहले हमें एनिमल हस्बेंडिंग का एविडेंस मिला है। उसके अलावा सराई नहार राय उत्तर प्रदेश में माइक्रोलिथ मिले हैं, एनिमल बोन्स मिली है। महाडाहा उत्तर प्रदेश में ग्रेव गुड्स माइक्रोलिथ मिले हैं। दमदमा उत्तर प्रदेश में डोमेस्टिकेटेड राइस मिला है। डोमेस्टिकेटेड राइस का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेटेड, यानी उगाया गया है, राइट, यानी कृषि का एविडेंस। उसके अलावा लेखा किया उत्तर प्रदेश में बरियल्स भी मिले हैं और माइक्रोलिथ भी मिला है।
पैसारा बिहार में हमें यही जो माइक्रोलिथ मिले हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उसके अलावा बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में हमें माइक्रोलिथिक की फैक्ट्री मिली है और हैबिटेशन साइट मिली है। उसके अलावा रेनीगुंटा चित्तूर में हमें माइक्रोलिथ साइट मिली है। सेबलगिरी मेघालय में हमें माइक्रोलिथिक साइट मिली है, राइट। उसके अलावा लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, संगंकल्लू कर्नाटका में हमें मीजोलिथिक और नियोलिथिक कंटिन्यूड साइट मिली है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए आप, आदमगढ़ में, भीमबेटका में, लांगहंज में, उसके अलावा लोटेश्वर में, रतनपुरा, बागोर, तिलवाड़ा, कुचई, सुंदरगढ़, इन सारे क्षेत्रों में हमें क्या मिली है, मीजोलिथिक साइट्स। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारी साइट्स को लिख लीजिएगा। जब मैं ऐसे साइड हो जाता हूं ना वीडियो से, तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, आप पॉज कीजिए और लिख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने छांट के लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप मान के चलिए कि पिछले या तो पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में ये एमसीक्यू में पूछे गए हैं, या तो इनकी चांसेस हैं पूछे जाने के, और इसीलिए मैं बुलेट पॉइंट्स बनाता हूं ताकि आपको ध्यान रखने में आसान हो। प्लस जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, इस कहानी को संजोते चलिए और ये पॉइंट्स को जोड़ते जाइए। और उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, एनसीईआरटी पढ़िए, नई भी और पुरानी भी। मैंने आपको समझाया था नई पढ़ने का फायदा क्या है, सवाल्टर्न अप्रोच आती है। पुरानी पढ़ने का फायदा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जो डेटा एनसीईआरटी में दिया है, सरकार को उसे मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो सरकारी डेटा है ऑब्वियसली। तो जो डेटा है वो, यानी जो फैक्ट्स हैं वो आप, या डेट वगैरह हैं वो आप एनसीईआरटी से उठाएं। दोज आर द मोस्ट ऑथेंटिक डेट्स। अगर वो ना भी हो, लेकिन सरकार ने उन डेट्स को इश्यू किया है, चैलेंज किया जा सकता है उन्हें, राइट। आगे देखिए, मैप के माध्यम से समझते हैं। तो इस मैप में आप ध्यान से अगर देखेंगे, पॉज करके ध्यान से देखिएगा, भीमबेटका, आदमगढ़, पटने, जितने भी साइट मैंने आपको बताई हैं, धनेरी, तिलवाड़ा, ठीक है, लांगहंज, उसके अलावा कुचाई, पाइसारा, ये सारी साइट्स आपको यहां पर अवेलेबल होंगी। ध्यान से देखिएगा, आपको सारी साइट्स इस मैप में मिल जाएंगी। प्लस ये तो सेंट्रल इंडिया की है, या उसके अलावा दक्षिण भारत की देखते हैं। दक्षिण भारत में आपको वो सारी साइट मिल जाएंगी देखने को। देखिए यहां पर आपको संगनकल देखने को मिल रहा है, रेनिनगुंटा देखने को मिल रही है, राइट। तो आपको क्या नोट करना है कि ये साइट्स कहां कहां पर हैं। अगर आप इतिहास ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा, और अगर नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने पास मैप बना लीजिएगा। और अगर आप भारत के फिजिकल मैप से कंपेयर करके देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो सारी साइट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके के तराई के क्षेत्र में है, मैदानों में नहीं मिलेगी आपको, तराई के क्षेत्र में सारी साइट्स मिलेंगी। जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो तो खासकर आपको तराई का क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा ढलान का जो क्षेत्र है उसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर नदी थोड़ी सी तेज बह रही है, जहां पर पानी जो है वो बड़ी संख्या में अवेलेबल है, मौसम थोड़ा रिलेटिवली ठंडा रहता है अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्लेन हिस्से हैं उससे, राइट। प्लस जंगल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहां पे प्लेन में जाएंगे तो प्लेन में सियार, चीते, तेंदुए जो है वो मौजूद हैं, बाघ वगैरह, जिसका जो तेजी से पीछा करने वाले जानवर हैं, जिससे इंसान अभी बच नहीं सकता। इंसान के पास हथियार हैं पत्थर के, लेकिन शेर जब आक्रमण करता है तो कैसे आप बचा सकते हैं खुद से, तो इसलिए थोड़ा तराई के क्षेत्र में भी रहता है, ताकि पहाड़ी या थोड़ा सा तराई के क्षेत्र की जो रिलेटिव सेफ्टी है वो मिल जाए इंसान को, ठीक है। प्लेन के मुकाबले या मैदान के मुकाबले आसान होता है रहना। अब देखते हैं नियोलिथिक एज को। तो नियोलिथिक एज हमारी 5000 बीसी से 1800 बीसी तक चली, जिसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। समझ गए हम। पेलेलिथिक की कैरेक्टराइजेशन क्या है, पेलेलिथिक की कैरेक्टराइजेशन है हंटिंग और गैदरिंग। मेसोलिथिक की कैरेक्टराइजेशन क्या है, ट्रांजिशनल फेज एंड माइक्रोलिथ। नियोलिथिक की कैरेक्टराइजेशन क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो ये बदलाव हमें समझना है, इस बदलाव के माध्यम से हमें याद रहेगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग इनटू सेडेंटरी फार्मिंग। सेडेंटरी फार्मिंग यानी कि स्थायी कृषि है ना, सेडेंटरी यानी एक जगह पर मौजूद है। तो स्थायी कृषि में बदलाव आया। कहां से आया बदलाव, हंटिंग गैदरिंग से। उसके अलावा दिस लेड टू बिगिनिंग ऑफ विलेज सेटलमेंट। अब इंसान ने एक जगह रुक के
कृषि करना शुरू कर दिया तो विलेज बनने लगे, राइट। मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू टाइप ऑफ टूल्स एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि किस तरह इंसान ने नेचर के साथ इंटरफेयर करना शुरू किया। अभी तक इंसान नेचर की धारा में बह रहा था, लेकिन जब इंसान ने सेटल होना शुरू कर दिया तो अब इंसान ने नेचर के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, जैसे धारा पर डैम बनाना, रुके हुए पानी को चैनलाइज करना और एक चैनल के माध्यम से कृषि जो कर रहा है वहां पर पानी लगाना, यानी कि इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन क्या हुआ, बदलाव हुआ ना। जंगल को जितना जंगल इंसान काट सकता है अपनी कुल्हाड़ी से पत्थर की, उतना जंगल काट के इंसान ने रेजिडेंस क्रिएट करना शुरू किया, फेंसिंग लगानी शुरू करी अगर जानवरों को दूर रखना है तो, राइट। सो दैट मीन्स डोमेस्टिकेशन शुरू किया इंसान ने, नेचर के साथ बदलाव करना शुरू किया, नेचर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया इंसान ने, राइट। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि डोमेस्टिकेशन हो गया प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह घास है, बीज वाली घास है, उसका उगने का पैटर्न इंसान ने स्टडी करता रहा और फिर आखिरी में इंसान को ये समझ आया कि मैं क्यों मौसम का वेट करूं जबकि मैं इकट्ठा करके रख सकता हूं, क्योंकि अभी तक इंसान को मृद भांड बनाने आ गए हैं। भले ही वो अभी भी बना रहा है उन मृद भांडों को किससे, हाथ से, और कच्चे हैं, लेकिन वो इकट्ठा करके रख सकता है बीजों को, और नेक्स्ट टाइम जब वही मौसम आएगा तो उन बीजों को वो जमीन में लगाकर उगा सकता है और उसको जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन शुरू होगी। इस तरह एग्रीकल्चर शुरू हुआ है, राइट। सो यहां पर शुरू में वो कच्ची मिट्टी के बर्तन बना रहा है जिसको वो धूप में सुखा रहा है, लेकिन हमें नियोलिथिक पीरियड में पॉटरी जो है वो बड़े लेवल पर डेवलप होती हुई दिखती है। कच्ची पॉटरी हमें मेसोलिथिक में भी दिखी, ठीक है, मांडो में हमें जो एविडेंस मिला है कच्ची पॉटरी का वहां से भी मिला है, लेकिन पॉटर्स व्हील जो है वो हमें धीरे धीरे डेवलप होता हुआ अब नजर आएगा, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में। यहां पर देखिएगा तो टूल्स किस तरह बनने लगे, सेल्ट्स, एडिस, चिजल्स, एक्सेस, सॉज, यानी कॉम्प्लेक्स टूल्स बनने लगे। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स काम करना है, जंगल काटना है, तो आरी बनाने लगे वो पत्थर की। आरी कैसे बनाते थे वो, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें छोटे छोटे ट्रायंगुलर पीसीज माइक्रोलिथ के लगा दिए, बन गई उसकी आरी। जो कोस्टल रीजन में रहता है उसने शार्क को पकड़ा, शार्क को मारा और शार्क के जो दांत है उसको निकाला और आरी बना ली उससे, राइट। सो दैट मीन्स अब कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने लगा इंसान। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट कहां से मिली है, मेहरगढ़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बोलन इन काची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान ऑफ अराउंड 7000 BC। ये कॉमन एनालॉजी है, लेकिन इसको चैलेंज किया है एक नई खोज ने, आगे मैं मेंशन करूंगा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रॉप्स कल्टीवेटेड, क्या क्या क्रॉप्स उगाया करता था इंसान, तो वीट, बार्ले, प्लम, डेट्स। ये मेहरगढ़ का पॉइंट है कि मेहरगढ़ में वीट, बार्ले, प्लम और डेट्स की जो है वो कल्टीवेशन करता हुआ इंसान का एविडेंस मिला है। उसके अलावा कैटल मिले हैं, जानवर कौन से मुख्यतः गोट और शीप। यहां पर हमें सब्सिस्टेंस का पैटर्न क्या देखने को मिला है, मिक्स फार्मिंग, हर्डिंग और सप्लीमेंटेड बाय हंटिंग। इसका मतलब यह कि इंसान ने फार्मिंग शुरू कर दी और इंसान ने मिक्स फार्मिंग शुरू कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि एक ही साल में, पहली बात तो एक ही साल में अलग अलग मौसम में अलग अलग वो फसल उगा रहा है, प्लस एक ही खेत में वो अलग अलग पौधों को भी लगा रहा है, मिक्स करके फार्मिंग कर रहा है। लेकिन हंटिंग गैदरिंग अभी भी इंसान ने नहीं छोड़ी। हंटिंग गैदरिंग भी इंसान की दिनचर्या का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है, लेकिन जो मेजॉरिटी हिस्सा है फूड प्रोड्यूस, मतलब इंसान का जो न्यूट्रिशन कंज्यूम करने का जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है वो कहां से आ रहा है, उसके कल्टीवेटेड फूड से, ठीक है। 2 नियोलिथिक साइट्स हमें कहां मिली है, 2500 से 1500 BC के आसपास, कश्मीर वैली में झेलम रिवर के किनारे, जिनका नाम है बुर्ज होम और गुफ कराल। इनकी खासियत क्या है कि यहां पर हमें पिट ड्वेलिंग देखने को मिली है। पिट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढे बनाकर उसके अंदर रहना। और ये क्यों है, क्योंकि जो कश्मीर है उसके पुराने ट्रेड राउट लिंक्स हैं पामीर के पठार से, क्योंकि काशगीर की जो पासेज हैं वो कश्मीर में एंटर करते हैं, तो पामीर के पठार से कोई भी काशगीर के पासेज को पार करके कश्मीर में आ सकता है। सो दैट मीन्स कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं या कश्मीर के जो उस समय के लोग थे या जो आज के भी या मिडल एजेस के जो लोग हैं वो हमेशा से ही सेंट्रल एशिया से जुड़े रहे हैं। और पिट ड्वेलिंग जो है वो सेंट्रल एशिया जो एंड्रोनोवो कल्चर है
और बीएमएससी का जो कल्चर है, वहाँ के लोगों की जो रहने की जो उनका तरीका है, एक बेसिक तरीका है उनका, पिट ड्वेलिंग, वो गड्ढे बनाकर रहते हैं क्योंकि ठंडा होता है बहुत, ज़मीन के बाहर रहेंगे, जैसे इग्लू बनाकर रहते हैं एस्किमो। और तो उसी तरह जो दक्षिणी रशिया के, जो कजाकिस्तान या सेंट्रल एरिया के, जो सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं, ये पिट ड्वेलिंग करते हैं और वहीं से कल्चर मूव करता हुआ कहाँ आ गया, ये कश्मीर में, क्योंकि ये पुराना ट्रेडिंग राउट है। कश्मीर के रास्ते ये कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, और फिर ये पंजाब के पठानकोट के रास्ते लाहौर, पिशौर और फिर बोलन दर्रे के रास्ते खैबर दर्रे के रास्ते ये काबुल में जाकर मिलता है। तो ये पुराना ट्रेड राउट है, ध्यान रखिएगा इस ट्रेड राउट के बारे में। इस पे अगर इस तरह आप ट्रेड राउट्स को भी समझ लेना तो भी इतिहास को समझने में आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप नियोलिथिक में। नियोलिथिक साइट ऑफ रीजन ऑफ कोल्डिवा, ये आ गया वो पॉइंट। कोल्डिवा वो जगह है, ध्यान रखिएगा, नियोलिथिक साइट ऑफ द रीजन ऑफ कोल्डिवा, महागढ़ और चोपानी मांडो, बेलन वैली की साइट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर के हमें और एडवांस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के सबसे पहले एविडेंस देखने को मिले हैं, जिसमें से कोल्डिवा में जो हमें राइस का एविडेंस मिला है, डोमेस्टिकेटेड राइस का, उसको माना जा सकता है कि वॉज द अर्लीएस्ट, इवन प्रायर देन मेहरगढ़ से भी पहले की है कोल्डिवा की साइट, मतलब कोल्डिवा में जो है वो उससे पहले। तो यहां पर मेहरगढ़ वाला पॉइंट जो है वो गलत साबित हो गया है अब, लेकिन फिर भी कॉमन एनालॉजी में मेहरगढ़ मान लिया जाता है और कई बार एग्जामिनेशन में आज भी मेहरगढ़ जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि वो अभी भी कॉमन एनालॉजी बनी हुई है। तो यहां पर हमें क्या समझना है एग्जामिनेशन देते हुए, कि कॉमन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि फैक्ट सही हो, लेकिन किस फैक्ट को ज्यादा लोग मानते हैं, कॉमन एनालॉजी क्या है, कॉमन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। सो मेहरगढ़ जो है वो कॉमन एनालॉजी है, एक्चुअल फैक्ट जो है वो क्या है, कोल्डिवा। और उसके अलावा जो ये बेलन वैली के आसपास के क्षेत्र है, यहां पर सबसे पहले ही पॉटरी, यहां पर सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, यहां पर सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिला है। नाउ बेलन वैली की बात करें, एग्रीकल्चरिस्ट वाज द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूसिंग राइस, मैंने आपको बताया। चौपानी मांडो प्रोवाइड्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी। मिड गंगा वैली रीजन एक्सकवेशन एट चिरांद, चचार, सिनुवार शो एमर्जेंस ऑफ सीडेंटरी विलेज सेटलमेंट्स अराउंड 2000 से 1600। ये बिहार के आ गए, मिड गंगा जो है वो बिहार का क्षेत्र है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है उसको मिड गंगा एरिया बोलते हैं, राइट। उसके अलावा एक्सकवेशन जब किया यहां से तो राइस, व्हीट, बार्ले और पी के हमें एविडेंस मिले। चिरांद और सिनुवार बिहार में है दोनों, ध्यान रखिएगा। यहां पर बहुत ज्यादा बोन टूल्स हमें देखने को मिले हैं, खासकर जो हिरण है उसके जो सींग होते हैं, जो एंटीलोप हैं उनके जो सींग होते हैं, जो गजेल्स हैं उनके जो सींग होते हैं, उनसे जो हथियार बनाए जा सकते हैं, जो टूल्स बनाए जा सकते हैं, उनके हमें एविडेंस यहां पर देखने को मिले हैं। कहां पर? चिरांद और सिनुवार में। ईस्टर्न इंडिया में हमें जो है वो बहुत बड़ी संख्या पर मिली है। ईस्टर्न इंडिया अर्ली फार्मर्स एमर्ज्ड इन असम रीजन डेटेड अराउंड 2000 BC, characterized by celts, small axes and pottery. In southern India at Nagarjun Konda, Brahmagiri, Maski, पिकलीहाल, हलूर एंड सनंगकलू। तो ये सारी साइट्स हम मैप के माध्यम से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और साइट्स। तो आइए इन साइट्स को देखते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, अब देखते हैं नियोलिथिक साइट्स को। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जैसे मैंने बोला, बुर्ज होम तो है ही, गुफकराल है, राइट। यहां पर बरियल प्लेसेस, बरियल प्रैक्टिस मिली है खास तरीके की, जिसमें कुत्ते को इंसान के साथ जो है वो दफनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा की कुच्चाई और गोलबाई शासन, बिहार में चिरांद और सिनुवार, उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा, महागढ़ और सोहागोड़ा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो कृषि के यहां से भी मिले हैं। ऑल ऑफ दीज आर अंडर दैट सेम बेलन वैली। उसके अलावा असम में सरुतरु और दाऊजाली हार्डिंग, कर्नाटका में संगनकल्लू, ब्रह्मागिरी, पिकली हाई, उसके अलावा मस्की, हल्लूर, ये सारी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा प्रोमिनेंट साइट्स की बात करें तो पांडुरजार ढिब्बी वेस्ट बंगाल में, बरूदी झारखंड में, नपचिक मणिपुर में, उतनूर तेलंगाना में, उसके अलावा पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। और अगर भारत से बाहर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, कीलीगल मोहम्मद बलूचिस्तान में, आमिर सिंध एक प्री हड़प्पन साइट है, ठीक है।
या आप बोल सकते हैं मेगालिथिक तो नहीं, लेकिन प्री हड़प्पन साइट है, जस्ट हड़प्पा से जस्ट पहले की है ये, बट स्टिल इट शोज नियोलिथिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा राना गुंडाई पाकिस्तान में, गुमला गोमल वैली, उसके अलावा रहमान धेरी प्री हड़प्पन साइट है, और मुंडीगाक जो है वो अफगानिस्तान में है। व्हील मेड बाय पॉटरी, देख रहे हैं मुंडीगाक में व्हील मेड बाय पॉटरी, और लपीस लजुली बीड्स, उसके अलावा हमबुल टेराकोटा, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिली है यहाँ पे। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा जो मैंने आपको ये सारे पीछे पॉइंट्स बताए। अब इन्हीं साइट्स को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो नियोलिथिक साइट्स का ये मैप देखेंगे आप, तो यहां पर आप बुर्ज होम देख पा रहे हैं, ठीक है, मेहरगढ़ देख पा रहे हैं आप कश्मीर में बुर्ज होम देखिए, पाकिस्तान में मेहरगढ़ देखिए। ईस्ट में अगर आप जाएंगे असम की साइड, तो वहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं सरू तरु है, और उसके अलावा दाओजली हार्डिंग भी दिख जाएगा। अगर आप बिहार में आएंगे तो आपको चिरांद नजर आएगा, उड़ीसा में आएंगे आपको कुच्चाई नजर आएगा, ठीक है, बरुदी नजर आएगा उड़ीसा में ही। अब दूसरा मैप देखिए दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में आप यहां पर सारी जो साइट्स मैंने लिखवाई यहां पर आपको दिख रही होंगी, वो ध्यान से अगर आप देखें, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जो हमने साइट्स पीछे लिखी हैं वो सारी साइट्स यहां पर आपको दिख जाएंगी, जैसे ब्रह्मगिरी, हेमगंगे, उतनूर, कोडेरकल, उसके अलावा पय्यमपल्ली, राइट, ये सारी साइट्स यहां पर अवेलेबल हैं, और ये सारी क्या है, नियोलिथिक साइट्स हैं, राइट। सो आज हमने क्या समझा इन मैप्स और इस पूरे के पूरे स्लाइड, इन सारी स्लाइड्स के माध्यम से, बदलाव किस में बदलाव, स्टोन एज में बदलाव, राइट। इतिहास के समय को हमने क्या कहा, ये स्टोन एज है। क्यों कहा स्टोन एज, क्योंकि इंसान अभी पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद क्या इस्तेमाल करेगा इंसान अब मेटल का इस्तेमाल करने लगेगा। तो स्टोन एज से हार्डकोर मेटल एज का जो ट्रांजिशन फेज है उसको हम चाल्कोलिथिक पीरियड कहेंगे। चाल्कोलिथिक यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी कर रहा है और पत्थर का इस्तेमाल भी कर रहा है। फिर ब्रॉन्ज एज आ जाएगी, फिर आयरन एज आएगी, राइट। तो किस मटेरियल से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, एक तरह से हमने इतिहास को इस हिसाब से भी बांटा हुआ है। और फिर हमने डायनेस्टीज के हिसाब से इतिहास को बांटा है, राइट। एंशिएंट में ऋग्वैदिक, वैदिक, फिर उसके बाद महाजनपद, फिर एम्पायर में मौर्य, फिर पोस्ट मौर्य, फिर प्री गुप्ता, गुप्ता एंड सो ऑन, राइट। सो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा बदलाव। क्या बदलाव, पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक एंड मीजोलिथिक से नियोलिथिक। टूल्स के फॉर्म में क्या बदलाव देखा, हमने देखा कि पेलियोलिथिक के शुरुआती पत्थर, मीजोलिथिक शुरुआती बड़े पत्थर, उन बड़े पत्थर से हमने फ्लेक्स की डेवलपमेंट और फ्लेक्स से हमने फ्लिंट की डेवलपमेंट देखी। फिर हमने देखा कि माइक्रोलिथिक टूल्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में हमने समझा कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आ गया, प्लस जो पैरेलल साइड के जो दोनों साइड ब्लेड्स वाले जो टूल बन गए, प्लस ब्यूरिन्स की डेवलपमेंट, एनिमल बोन्स का इस्तेमाल करके टूल्स बनाना, और उसके अलावा डोमेस्टिकेशन और सेटलमेंट होता हुआ, राइट। सो हंटिंग गैदरिंग से एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हंटिंग गैदरिंग में मतलब हंटिंग गैदरिंग एक जगह से नहीं की जा सकती, भीमबेटका उसका एविडेंस है। लेकिन हंटिंग गैदरिंग में आप डोमेस्टिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये डोमेस्टिकेशन वाला जो खासकर चेंज है। और हंटिंग गैदरिंग में इंसान मोस्टली नोमैडिक है, नॉट प्राइमरली नोमैडिक नहीं है। दूसरी तरफ कृषि जो है वो प्राइमरली सीडेंटरी रहकर जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ये बदलाव हमें समझना है। और ट्रांजिशनल फेज हमारा क्या रहेगा, मीजोलिथिक। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ी चीज ओवरनाइट नहीं होती, उसको होने में समय लगता है। सेम गोज फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो एक रात में एक सेशन देखकर आप नहीं बन सकते। इसीलिए मेरी आपको एडवाइस है कि पिछले सेशंस को जाइए मेरे, उनको देखिए और कनेक्ट कीजिए इस सारी स्टोरी को। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हर सेशन में बताया कि मैं एक स्टोरी के माध्यम से इन सारी चीज़ों को पेश कर रहा हूं। और उस स्टोरी मेरे उस स्टोरी को बताने का आधार क्या रखा है मैंने, कि मैं बदलाव समझा रहा हूं आपको कि बदलाव क्या हुआ। वो जो बदलाव हो रहा है उसी को ही हमने अलग अलग पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहा है, समझ रहे हैं आप। तो उस बदलाव को हमें अच्छे से समझना है। सो आज के सेशन को मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूं। इस बदलाव को मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को ये जो चेंज मैं आपको समझाना चाहता था पेलियोलिथिक से नियोलिथिक आपको समझ आया होगा। आगे आने वाले सेशंस में मैं चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और मेगालिथिक कल्चर भी लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा जो चाल्कोलिथिक साइट्स है इंडिया की, किस तरह हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। आगे आने वाले कुछ दिनों में वो सेशन भी आएगा।
आज के सेशन को कंक्लूड करते हुए अंत में मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर यूपीएससी एस्पायरेंट्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए सर्च उनकी खत्म हो जाती है। स्टडी आईक्यू उनके लिए ले आया है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस कोविड-19 के दौर में आप जो है वो नॉट जस्ट कोविड-19, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आराम से घर पे बैठ के अपने अपने कंफर्ट जोन में तैयारी करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो स्टडी आईक्यू लेकर आया है। 1300 से प्लस वीडियोस हैं, रोज के करंट अफेयर हैं, रोज के डेली के क्विजेज हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, आंसर राइटिंग है, डाउट सॉल्विंग एंड मैनी मोर। तो अगर आप चाहते हैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना तो जाइए चेकआउट दिस एप्लीकेशन, इट इज रियली बेनिफिटेड, बहुत बेनिफिट करेगी आपको ये। सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मेरा नाम है विशाल चौहान। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।